बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी कोट किया था जी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक मशवरा दिया। हमारा एक हाई पावर डेलीगेशन गया था चाइना कुछ अर्सा पहले, और उसने कहा जनाब के इकॉनमी फर्स्ट एंड इश्यूज लेटर। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट की एडवाइस थी पाकिस्तान के हाई पावर डेलीगेशन के लिए कि जनाब आप इकॉनमी अपनी पहले सीधी कर लें, उसके बाद इश्यूज़ जो हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, मैं वो इश्यूज़ की उन इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो हमारे हमसाय ममालिक के साथ है। उन इश्यूज़ को बाद में हैंडल करते रहना, पहले अपनी इकॉनमी ठीक कर लें। और अपना भी एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने कि हमारे जो इश्यूज़ थे, जो कि बाहर थे, यानी कि चाइना से बाहर के जो इश्यूज़ थे, चाहे वो हांगकांग में हो चाहे किसी और मुल्क में हो, उनको हमने पेंडिंग रख लिया उस वक्त के लिए जब तक हमारी इकॉनमी ठीक ना हो जाए। सो चाइनीज़ डिड द सेम थिंग, और उन्होंने अपनी मिसाल दे के हमें हमारे सामने रखी और उन्होंने कहा जी कि ऐसे करना चाहिए आपको। थिंग्स आर नॉट इन अ वेरी गुड शेप, थिंग्स आर इन अ बैड शेप व्हेन इट कम्स टू इकॉनमी। दिस इज़ द रियलिटी चेक। इसमें जो हकीकत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे इदारे हों, हम हों, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी पे है। क्या सियासतदानों का भी फोकस इकॉनमी पे है या नहीं है? ख़ास तौर पे उनका, क्योंकि हम तो गिला शिकवा उनसे कर सकते हैं जो इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हों, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हों। हम तो उनसे गिला शिकवा कर सकते हैं कि भाई आपके पास पावर है, आपके पास सब कुछ है, आप हमें बताएं कि इकॉनमी को सही सिमत पे लेके जाने का, या इकॉनमी के जो इस वक्त क्राइसिस है, स्वीयर क्राइसिस है, उससे निकलने का तरीक़ाकार क्या है। ये ब्लेम गेम के जनाब इमरान खान ये कर गया था, इसलिए जनाब इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, या ये इन एक्सक्यूज़ को या इन बातों को या इन स्टेटमेंट्स को लोग अब बाय नहीं करते। वो कहते हैं जनाब सानू हल कढ़ के दियो। हल की है साड़ी इकॉनमी जी ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग जो हुक्मरान हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड, कि यही लोग कहते थे कि जनाब बेड़ा गर्क कर दिया इकॉनमी का, महंगाई इतनी लेके आ गया जनाब इमरान खान कि यहाँ पे लोगों की चीखें निकल गई। लेकिन जब ये खुद आए तो इन्होंने कहा जी कि सख्त फैसले करने पड़े हैं हमें। उन सख्त फैसलों के नतीजे में अवाम की चीखें क्या, साई बंद हो गया। खैर एनीवेज, अब आगे क्या होगा? आगे क्या ये हुक्मरान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या ये रिलीफ दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे? कोई इनके पास प्लान है या नहीं है? और इसी के साथ ही मैं सवाल जोड़ता हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं, क्या उनके पास भी कोई नतीजा है, कोई इनके पास भी सोलूशन है कि जनाब ये है सोलूशन और इस सोलूशन के तहत हम इकॉनमी ठीक कर देंगे? या इमरान खान साहब भी अगर कल आते हैं हुकूमत के अंदर तो वो कहें जनाब कि नहीं 2 साल लगेंगे, क्योंकि 8-9 महीने में जो पीडीएम वाले थे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देन अगेन बैक टू स्क्वायर वन, ब्लेम गेम तो नहीं शुरू हो जाएगी। सो इस ब्लेम गेम से बाहर निकलने का हमें कोई तरीका चाहिए। नंबर 1 वो क्या हो सकता है? वो हो ये सकता है कि इंटरम सेटअप ले आए, इंटरम सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दें। वो मर्जी है आपकी, वो जो भी करना चाहें, जो करना चाहते हैं जो लोग वो करें, क्योंकि सख्त फैसले अगर मजीद करने पड़ गए इन ही हुक्मरानों को तो मेरे ख्याल में कल ये कैसे अपने हलकों में जाएंगे, कैसे वोट मांगने जाएंगे और कैसे इनको जनाब वोट पड़ेंगे, एक सिचुएशन बन जाएगी। मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं अली इवान साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। शेख वकास अकरम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। एंड बिफोर आई गो इन टू डिटेल्स, बिफोर आई पुट माई क्वेश्चंस टू माई रिस्पेक्टेड गेस्ट जी, और मैं एक बात जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे आपकी राय चाहिए, मुझे आपकी राय चाहिए, और प्लीज़ अपनी राय दीजिए, क्योंकि मेरे नज़दीक ये जो स्टेटमेंट जर्नलिज्म है, ही सेड, शी सेड, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, और उस पर जनाब सारा वक्त गुजर जाए, मैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहता हूँ। और मैं चाहता ही हूँ कि इकॉनमी को सही रास्ते पर लाने के लिए, इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए अगर कोई आपके पास जनाब यहाँ पे सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें दीजिए, मैं आपकी लाइव कॉल्स लूँगा। नंबर है स्क्रीन पे भी आ रहा है, और मैं वैसे भी बता देता हूँ 051-614-5119 जी। आप ज़रूर कॉल कीजिए, और कोई मशवरा हो इकॉनमी से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मैं आई स्टार्ट माई क्वेश्चन विद अली साहब। अली साहब, एक बड़ा अच्छा ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा कर रहे हैं सदर मुमलिकत साहब, और इसहाक डार साहब फ्रॉम द अदर एंड वो भी जा रहे हैं। अब तो इमरान खान साहब ने मज़ीद एक अपना बंदा वहाँ पे चिप इन कर दिया, शिबली साहब को। शिबली साहब भी जाना शुरू हो गए हैं प्रेसिडेंट हाउस में
अलवी साहब से। आई जस्ट वांट टू नो दिस थिंग कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली क्या ये हुक्मरान जो है वाकई आपकी जो आपकी डिमांड है कि जनाब अर्ली इलेक्शन उसकी तरफ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट मीडिया पे आगे कुछ और बातें की जाती हैं, चाहे आप हों चाहे वो हों। अंदर की कहानी सुनाओ सानू, अंदर की हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आज आपको पता है दुनिया के अंदर आज ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, और आज ही आपको पता चला होगा कल जो आज़म स्वाति 75 ईयर्स ओल्ड उनके साथ ये हुआ है कि पहले पंजाब में, फिर इस्लामाबाद के अंदर, फिर पंजाब के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर उनकी FIRs कटाई गई। पहले उनको अंदर किया गया, वो बाहर आए, दोबारा उनको पकड़ा गया। अब उनको पहले इस्लामाबाद से ले जाके बलूचिस्तान ले जाया गया जब हाई कोर्ट ने फैसला देना था। जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया तो सिंध गवर्नमेंट का तैयारा गया और उनको वहाँ से लेके वो आगे से कहता है कि जनाब सिंध गवर्नमेंट का तैयारा ही ख़राब है जनाब। उनकी तो हर चीज़ ही ख़राब है, खैर तो तैयारी का क्या कहना। नहीं तो वाकई तैयारा ख़राब है। ये तो सिंध गवर्नमेंट वाले जाने, उनकी तो हर चीज़ ही ख़राब है। तो जो सीरियस नोट के ऊपर वो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, हम दुनिया को क्या मुंह दिखा रहे हैं। अरशद शरीफ के साथ हुआ, परसों आपने देखा आफ्ताब इकबाल साहब का शो बंद कर दिया गया। आप तनकीद नहीं सुन सकते, आप तनकीद बराए इस्लाह नहीं सुन सकते। पाकिस्तान के अंदर जो बाकी चीज़ों के साथ हो रहा है, किस तरह पाकिस्तान की सियासत जा रही है और किस तरह ह्यूमन राइट्स जा रहे हैं। हमारी जो कोर्ट्स जो रात को भी खुल जाती हैं, वो आज़म स्वाति के मसले में बिल्कुल चुप है। तो अफसोस का मुकाम है और इसके बारे में बात नहीं की। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है सर, देखें वो जो भी कहता है सीरियस, क्योंकि आपने बात किया, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो इस वक्त जो इसहाक डार साहब जाके सदर मुमलिकत से मिल रहे हैं, और वो इसीलिए मिल रहे हैं कि वो एक चाहते ये हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट आए और उसका टेन्योर ज़्यादा हो और उस टेन्योर के अंदर कोई टेक्नोक्रेट वाला सिस्टम आ जाए और आप भी इस फैसले के ऊपर मतलब एग्री कर जाए। बट हमारा बड़ा क्लियर मैसेज है। एक मिनट रुक जाए, एक बहुत बड़ी खबर दे दी आपने। आप ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब की जो निगोसिएशन चल रही हैं या अलवी साहब की निगोसिएशन जो चल रही है इसहाक डार साहब के साथ, वो चाह ये रहे हैं कि वो हुकूमत से जाना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं और इंटरिम सेटअप लाना चाह रहे हैं कि अब हम इससे ज़्यादा मुल्क नहीं चला सकते, जो हमने फ़ायदे लेने थे वो हमने ले लिए। अच्छा, आपने 8.5 महीने में नैब को आपने FIA के नीचे करके देख लिया, आपने NRO 2 करके देख लिया, नैब अमेंडमेंट्स करके आपने पूरे अपने केसेस ख़त्म करा लिए, FIA के ज़रिए अपने सारे केसेस ख़त्म करा लिए, EVM ख़त्म करा ली। आपके सामने है जो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया। इसके अलावा और कल 10 स्टेट मिनिस्टर और बना लिए हैं। तो ये इसके अलावा तो कुछ करने आए भी नहीं। स्टेट मिनिस्टर्स और बना लिए हैं और इसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं जनाब कि इंटरिम सेटअप लेके आते हैं और आप भी इस चीज़ पे राजी हो जाएं। तो आप इस चीज़ पे राजी हैं? हमने उनको बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि वी नीड इलेक्शन। इंटरिम सेटअप तो 90 दिन के लिए वैसे भी आना ना कि वो 90 दिन से लंबा चाहते हैं, 90 दिन से एक्सटेंड करना चाहते हैं। देखिए इस मुल्क में बड़े इंटरिम सेटअप आए हैं। अली साहब बड़ी बम्बार्डमेंट कर देती तुसी खबरां दी, एक मिनट सबर तक करो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब अलवी साहब को कह रहे हैं कि जनाब आप 90 दिन से ज्यादा का इंटरिम सेटअप लेके आए और क्योंकि हम मजीद नहीं चला सकते काम, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी इंफॉर्मेशन, ये आपकी इंफॉर्मेशन है जी। एक मिनट ठहर जाओ, एब्जॉर्ब कर लिए पहले क्योंकि तुसी खबर दे देती है। ठीक है, मैं जरा शेख साहब ने पूछ रहा हूँ। शेख साहब, ये लंबा इंटरिम सेटअप अली इमान साहब कह रहे हैं जनाब कि इस वक्त डार साहब ने अलवी साहब को ये कहा है कि जनाब आप एक नया इंटरिम सेटअप लेके आए जो इंटरिम सेटअप 90 दिन से ज़्यादा का हो, और अगर ये 90 दिन से ज़्यादा का इंटरिम सेटअप है और इमरान खान साहब इस चीज़ पे मान जाए, ऐसे ही है तो इमरान खान साहब माने या ना माने, क्या करें इमरान खान साहब? शेख साहब देखिए, पहली बात यह है कि ऑब्वियसली क्योंकि अली जो हमारे भाई हैं वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो उन्होंने खबर दी है वो क्रेडिबल है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ और मेरी राय ये है कि अगर कोई भी जो 90 दिनों से ऊपर है, इन केस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, तो वो ऐसे महसूस होगा और परसेप्शन ये क्रिएट होगी कि जैसे खान साहब करप्शन को खत्म करने के लिए जनकूतों के खिलाफ लड़ रहे थे और लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, अल्टीमेटली उन्हीं के साथ बैठ के चीज़ों को यानी कि वो स्ट्रगल से शायद तरीके इंसाफ भागना चाहती थी, इसलिए बैठ गई।
सो कोई भी चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स होगी इलेक्शन के हवाले से वो पीटीआई के हक में नहीं होगी। अब अगर ये ऑफर कर रहे हैं कि हम नहीं चला सकते आप कर लें, तो बेसिकली ये पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट पीटीआई के साथ है वो अल्टीमेटली होना शुरू हो जाएगी अगर पीटीआई ने इस किस्म की किसी भी स्टूपिड ऑफर को एक्सेप्ट किया। मैं ये एक मिनट शेख साहब, एक मिनट जस्ट अ मिनट। आप मुझे कह रहे हैं कि जो वो ऑफर कर रहे हैं इस वक्त कि जनाब इंटरम सेटअप लेके आए, यानी कि डार साहब ऑफर कर रहे हैं बकौल अली साहब के कि डार साहब ऑफर कर रहे हैं कि इंटरम सेटअप लेके आए, लेकिन इंटरम सेटअप जो है वो स्ट्रेच करें 90 दिन से ज्यादा। इसमें इमरान खान साहब ट्रैप हो जाएंगे एंड इमरान खान साहब शुड नॉट गो फॉर दिस थिंग। मैंने ये नहीं कहा ट्रैप हो जाएंगे, मैंने कहा इट्स अ ट्रैप, एंड मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब शुड नॉट बी। अच्छा, एंड उनको बिल्कुल उनकी जो डिमांड है वो ठीक है, और सियासी हवाले से भी मेरी राय ये है कि जितना जल्दी अर्ली इलेक्शन है हो जाए उतना ही तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब के लिए बेहतर है। इलेक्शन का डिले होना, चाहे कान को आप इधर से पकड़े चाहे कान को आप उधर से पकड़े, इतनी लंबी स्ट्रगल को हुकूमत में आने के बाद आगे लेके चलना वो चीजों को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि अर्ली इलेक्शन ही पीटीआई के लिए जो है एक सिंगल ऑप्शन है। इसके अलावा पॉलिटिकली इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनको खराब करने, खजल करने के लिए, और कुछ नहीं है। अच्छा, खजल करने के लिए अगर ये ऑप्शन दी जा रही है कि 3 महीने से यानी कि 90 दिन से ज्यादा का अरसा हो इंटरम सेटअप के लिए, तो हो सकता है क्योंकि नून लीग वालों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन वो अली वान साहब का नाम सुनकर वो नहीं आना चाहते। पता नहीं अली वान साहब की शक्ल पसंद नहीं उन्होंने, वट एवर, खैर एनीवेज। लेकिन वो अभी मसला ये है कि अगर ये मानते नहीं हैं इस चीज़ को, अगर के जनाब नहीं हम इंटरम सेटअप की तरफ जाते ही नहीं है, ये जाते हैं तो उसको स्ट्रेच नहीं होने देते, तो फिर एक डेडलॉक हो जाएगा ना कि नहीं। देखिए फिर अगर ये अच्छी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे गुफ्तगू शनीद शुरू हो गई, ठीक है, वही उन्हीं के लोग आके आपको ऑफर्स कर रहे हैं। मगर एज अ थर्ड पार्टी मैं ये समझता हूं कि ये एक अच्छा ओमन है कि इस मुल्क की 2 पार्टियां किसी बहाने से भी वो आ रहे हैं, अपनी मुसीबत की वजह से आ रहे हैं या आपको ट्रैप करने, जैसे भी है, कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठ रही हैं, वो गुफ्तगू कर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन और पाकिस्तान की हुकूमती पार्टी का जो इत्तेहाद है, उनके लोग आपस में बैठ, विच इज गुड एक्चुअली। ओके, तो मैं कि उनका जो बैठना है और उसके बैठने के बाद उसका जो आगे चलना है 90 दिन से, वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने, राणा साहब, वो देखती हैं, अपने इंटरेस्ट देखती हैं डेफिनेटली। और खान साहब का इंटरेस्ट इस वक्त इससे आगे किसी उस चीज में नहीं है, और खान साहब को अपने इस, हाँ आपने कहा कि डेडलॉक हो जाएगा, मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ सीधा। राणा साहब, ये डेडलॉक आके ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे आके जो है वो, अगर ऐसा डेडलॉक क्रिएट होता है जी, ये चीज वहां आके खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ऑन द फेस ऑफ इट, फेस वैल्यू पे जो बात कर रहे हैं कि वो ये अमानत है हुकूमत उनकी और वो खान साहब के पाबंद है, खुदा करे कि वो अपनी उस बात की लाज रखें और अपनी उस बात को करें और खान साहब के साथ चलें। आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं, मतलब आपको कोई डाउट है? मुझे डाउट नहीं, मुझे डाउट है, मगर वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात या ज़ूमानी बयानात जो आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो एक आम आदमी हो सकता है मैं को गहरा एनालाइज करूं, अली भी समझते हो, मगर एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज होता है। अगर इस वक्त पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर है वो लोगों को कंफ्यूज ना करें, तो मैं ये समझता हूं कि बड़ी आसानी हो जाएगी और कोई डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। डेडलॉक सिर्फ उस सूरत में क्रिएट होगा अगर पंजाब में पीटीआई का चीफ मिनिस्टर जो है वो उनके लिए कोई मसाइल पैदा करे, वरना वेरी वेरी गुड पॉइंट। मैं अली साहब से इसका जवाब ले लूं, एक मिनट। अली साहब, डू यू हैव एनी डाउट्स कि परवेज इलाही साहब बैकआउट नहीं करेंगे, जैसे कि शेख साहब कह रहे हैं कि देयर आर लाइक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स कमिंग अप फ्रॉम परवेज इलाही साहब। दिस इज व्हाट शेख साहब इज सेइंग। देखिए इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं सिचुएशन का। एनालिसिस ये है कि पीएमएलक्यू एक सियासी पार्टी, वो अपनी अच्छा बुरा सोच के फैसला करेगी। तरीके इंसाफ है, उसके ऊपर जब आपको 10 अप्रैल याद होगा, अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा, अब सारे भाइयों ने इसके ऊपर शोज भी किए थे। तरीके इंसाफ के ऊपर बहुत दबाव था और बहुत दबाव जहां से था वो आपको पता ही है।
और वो ये चाहते थे कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। पूरे तहरीके इंसाफ ने अपना एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र की, उनको दूसरी तरफ से भी ऑफ़र थी। अब पॉलिटिकल ऑफ़र थी, परवेज़ इलाही मोहन्नस इलाही ने तहरीके इंसाफ की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और उसके बाद मुश्किल टाइम भी देखा। आपको देखा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहाँ कामयाब हुआ, हम बाहर चले गए, ज़िमनी इलेक्शन हुए, हम दोबारा अवाम की ताकत के थ्रू दोबारा असम्बलियों में। अब ये फैसला देखें हमने कर लिया हुआ है, हमने असम्बलियाँ तोड़नी है। और जो वकास बात कर रहा है बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। अगर पंजाब की और केपी की असम्बली टूट जाती है तो उनके पास कोई और हल है ही नहीं कि 567 सीटों के ऊपर इलेक्शन कराना नामुमकिन है, जिसको आप ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं। और उसका दूसरा सिनेरियो भी ये है कि जब आप इस टूट जाती हैं असम्बलियाँ और आपकी अगली 5 साल के लिए केपी और पंजाब आता है तो मुझे 64% पाकिस्तान के अंदर तो फिर इलेक्शन ही नहीं होना अगर आप सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन की तरफ चले जाते। अच्छा, तो एक जरा सिनेरियो समझ लीजिएगा मुबशिर भाई। लेकिन मुझे तो ये भी परवेज़ इलाही साहब ने करना है। हमारी तरफ से बड़ी क्लैरिटी है और जितने अभी तक उनके बयानात आए हैं, मोनस के जो बयानात आए हैं वो कह रहे हैं कि हमारी एक राय ज़रूर है कि इसको थोड़े बजट तक होल्ड कर लेना चाहिए, पर हमने उनको बड़ी क्लैरिटी से बता दिया हुआ है और वो कहते हैं कि हमारी राय मानी जाए या ना मानी जाए, ये मरून मिन्नत है इमरान खान के। हमने इमरान खान को बता दिया हुआ है, इमरान खान का डिसीजन आएगा और असेंबलियां टूट जाएंगी। हम किस चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं? हम पूरे सिनेरियो समझे ना, हम इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? देखिए पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको ऑफर की है। हमने कोई गुजारिश नहीं, कोई हमने मुदाखलत नहीं की। हमने एक पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर रोड मैप दिया है। और रोड मैप क्या दिया है मुबशिर भाई कि पाकिस्तान आगे कैसे चल सकता है। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इस वक्त दोनों असम्बलियाँ टूटे हैं, इलेक्शन हो, 5 साल के लिए हमारी दोनों गवर्नमेंट आ जाए। जब मेजर इलेक्शन आएगा तो दोनों तरफ हमारी गवर्नमेंट होगी 2/3 मेजोरिटी के साथ और लोग उस तरफ वोट डालेंगे जिनकी गवर्नमेंट्स हैं ऑलरेडी। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है। पर हम पाकिस्तान का एक रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान कैसे आगे जाए। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि इस वक्त जो वादे करके आए थे, जो कह के आए थे कि इमरान खान इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है, इमरान खान महंगाई का बम मारता है, वो तो सारे मुतजाद हो गए। आपके सामने कुछ साफी भाई, आपके एंकर भाई, अच्छा, डॉलर डार आ गया, डॉलर नीचे चला जाएगा, उन्होंने उस बयान से भी माफी मांग ली है। IMF के आपके सामने सारी। अच्छा, एक चीज समझा देना मुझे, अभी आपको क्यों डाउट्स है कि जनाब आपके एलाइज हैं, आपके इत्तेहादी हैं? हमें कोई डाउट नहीं है। आपने सवाल ये किया, आपने अपना सवाल देखिए ना, शेख साहब कह रहे हैं कि मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, या मिक्स सिग्नल्स। हाँ, तो हमारी बड़ी क्लैरिटी, देखिए वो एक पॉलिटिकल जमात, आपकी तो क्लैरिटी है, उनकी भी क्लैरिटी है, मेरा तो ख्याल है। देखिए मैं बड़ी क्लैरिटी ख्याल है कि अगर मैं उनके बयान अभी आपकी टीवी जब मैं बैठा था खबरों में चल रहा था कि उन्होंने कहा है कि हमारे वो इमरान खान की मरून मिन्नत है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देख के फैसला करना है। उनका पॉलिटिकल फ्यूचर वो समझते हैं किसी और पार्टी के साथ इतना सिक्योर है, तरीके इंसाफ के साथ सिक्योर है, अगले इलेक्शन के अंदर वो किस तरह आगे आना चाहते हैं, उनके डायनेमिक्स क्या होंगे, पार्टी टिकट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता ही है। मतलब सही कह रहे हैं आप, लेकिन देन अगेन मतलब कि आपको शेख साहब आपको क्लैरिटी मिल गई है इस जवाब से। मैं क्योंकि वो आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं एक कॉलर है मेरे साथ बड़ी देर से इंतजार करें, खुशाब से हैं मोहम्मद नवाज साहब। जी नवाज साहब, नवाज साहब जी क्या कहना चाहेंगे? जी आप जल्दी से जरा बताइएगा। राना साहब, मैं सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुनता हूँ और आपके तजज़िये जो है वो मैं उन पर काफी गौर गौर करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए तहरीके इंसाफ को मैं ये एक मशवरा दूंगा कि जितने भी अमीर तबका है जिनके पास 4 से 5 गाड़ियां हैं, तमाम के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर 1000 रुपया माहाना के हिसाब से टैक्स लगा दिया जाए। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, एक सजेशन आई है जी कि जिनके पास 5 गाड़ियाँ या एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, नवाज साहब कह रहे हैं उन पे 1000 से ज़्यादा टैक्स लगा दिया जी। आपके लिए कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पे? फिर मैं नहीं, देखिए उन्होंने एक पाकिस्तान की जो बहुत बड़ा इशू है टैक्स रिसीट्स का कि हमारी वो कम होती हैं, उसके लिए एक तजवीज़ है। मेरा तो ख्याल 1000 तो नहीं, उससे बहुत ज़्यादा लग जाना चाहिए। अच्छा। और उस पर डिपेंड ये करता है कि उनके पास गाड़ियाँ कौन सी। अगर 800 सीसी से नीचे है तो फिर तो उसकी घर के इस्तेमाल की हैं। अगर लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं 5 गाड़ियाँ, तो 1000 तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। शेख साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे जी क्लैरिटी है हमें, जो अब बात आप शुरू कर रहे थे जिसपे आपने कहा था परवेज़ इलाही साहब के ज़रा मिक्स्ड किस्म के बयानात हैं, और यहाँ पे तो क्लैरिटी है इमरान खान साहब के एंड पे, PTI के एंड पे। बट देन अगेन यू सेड कि ये एक क्राइसिस बन सकता है अब, क्योंकि देखें बड़ी बात कर दी
अली वान साहब ने, उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब चाहते ही हैं, उन्होंने अलवी साहब के साथ जो मुलाकात की कि जनाब वो चाहते हैं इंटरम सेटअप आए लेकिन 90 दिन का नहीं, उसको स्ट्रेच कर दिया जाए, और उस पे ये ऑफर दिए इन्होंने पीटीआई को, इसहाक डार साहब ने, बकौल अली वान साहब के। तो आपके ख्याल में जो आप कह रहे हैं कि इशू बन सकता है पंजाब की असेंबली, वो क्या इशू है? वो तो जरा क्लैरिटी इन्होंने तो दे दी, अब आप बता दें। इशू ये बन सकता है राणा साहब, पहली बात तो ये मैंने भी आपको कहा, जब आपने मुझसे पूछा कि डाउट है, तो मैंने भी अली भाई हैं हमारे, मैंने भी यही कहा कि बिल्कुल डाउट नहीं है, मगर जिस तरह अली अवान साहब मिक्स्ड बयान आते हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। जिस तरह अली अवान साहब एनालाइज कर सकते हैं या मैं चीजों को डिटेल में देख सकता हूँ, एक आम आदमी के पास ना इतना टाइम है, ना वेल है, और ना वो इस काम पे बैठा है। वो तो देखता है कि बयान क्या है, वो तो देखता है कि सुनो का टिकर क्या है, वो तो देखता है कि बाकी निजी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है, मुनसिल या परवेज इलाही साहब ने ये कह दिया, ना वो सियाक देखता है ना सबक देखता है, और उसकी वजह से बिल्कुल पीटीआई का वर्कर भी, लोग भी, और इवन पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी परेशान हुए वक्ती तौर पे। मतलब है कि पॉजिटिव बातें भी की गई, मगर कुछ ऐसी भी की गई जिनके कई मतलब निकलते थे। ठीक है, सो जगह पे है, मगर आपने जब कहा कि क्या, अभी आपने सवाल पूछा कि ऐसी सूरत हाल में, मुझे भी उसी तरह क्लैरिटी है और कोई डाउट नहीं है जिस तरह अली अवान साहब पे, मगर साथ अवान साहब साथ ये भी कहा कि पॉलिटिकल ऑफर थी, हमारी तरफ भी थी, उधर भी थी, परवेज इलाही हमारी तरफ आ गए। ऑफर्स परवेज इलाही साहब को अभी भी होंगी। परवेज इलाही साहब ने ये देखना है कि उनकी और उनकी फैमिली, दैट मैटर्स, बिकॉज पार्टी तो श्रिंक होकर नीचे आ गई है। ठीक है, उनकी फैमिली की पॉलिटिक्स का फ्यूचर किस पार्टी के साथ? ठीक है, वो कोई बात अली भी कह रहे हैं। एक तरफ वो नून लीग पे ट्रस्ट, स्टाफ लीग ने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है, परवेज इलाही साहब ने अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। दूसरी तरफ वो खान साहब से भी अंदर से घबराते हैं कि यार, क्योंकि खान साहब टोटली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और मैं टोटली प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं, तो खान साहब के साथ भी मेरा गुजारा कब तक होगा? तो ये बेसिकली ये वे करना है साहब ने। अच्छा। और अब उन बच्चों ने कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, 6 महीने में हो जाए, तब तक वो बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं, बल्दियात के वो चैंपियन है, और बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और तहसील चेयरमैन यहाँ पे आ जाए, तो फिर अगले इलेक्शन में बेशक वो पीटीआई के इत्तेहादी हो, तो उनका जो वो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली उनकी लोकल बॉडीज की वजह से बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं परवेज इलाही साहब, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अपना हाँ देखना भी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात है। आपको कायल करें, वो कोशिश करेंगे कि खान साहब को कायल करें। बट देन अगेन यहाँ पे जो अली वान साहब कह रहे हैं कि ही इज लाइक पीटीआई, इमरान खान साहब इज हेल बाउंड टू ब्रेक द असेंबलीज केपीके की और पंजाब की इसी महीने। अली साहब जी हाँ, इसलिए हमने टाइम दिया था, फिर रिमेंबर खान साहब ने जब बात मैं इसकी डिटेल पे आ जाता हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ वापस आ जाता हूँ, लेकिन इसी महीने में देख करनी है, छोड़नी है जी जी फॉर श्योर। जी जी, एक दिन ही होगा, इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे 20 के बाद। सर देखिए, मैं फिर यही कह रहा हूँ, हमने एक चीज, आप पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना खान साहब का, जो कहते हैं वो करते हैं और वो करके दिखाते भी हैं। तो अब तो फिर इफ एंड बर्ड्स कहाँ आ जाते हैं? अब देखिए, हम तो सारे इफ एंड बर्ड्स खत्म करके हम तो कश्तियां जला के निकले हुए हैं भाईजान, और आखिर में आपके कहें कि जो थोड़ी बहुत कश्तियां रह गई हैं उनको आप बचा लो। इस तरह नहीं चलती सियासत, गैर रवायती सियासत है। जो रवायती सियासत है उसमें इफ एंड बर्ड्स हैं, गैर रवायती सियासत में इफ एंड बर्ड्स नहीं होते। ओके जी, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आपकी लाइव कॉल्स भी लूंगा और जनाब अली इमान साहब से और शेख वक़ास साहब से मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहा हूँ। और अली इमान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि जनाब असेंबलियाँ तोड़नी है और गैर रवायती सियासत है आपकी, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें, और 20 तारीख तक आपने असेंबलियाँ तोड़ ही देनी है केपीके और पंजाब की। बिल्कुल पक्की गल। देखिए ना, मैं फिर अगर हमने असेंबलियाँ बचानी होती तो उस वक्त हमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर था कि आप अलीम खान को अपना कैंडिडेट नामजद कर दें। तो अभी जब मैं पुरानी अप्रैल की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात जी हाँ, खैर पुरानी हो गई तो हंसने की कड़ी गल है, पुरानी हो गई। शुक्र है सारे ही हंस रहे हैं।
कहा था अलीम खान को बना दे और आपकी पंजाब असेंबली को कुछ नहीं होगा। हमने उसमें पॉलिटिकल फैसला किया था और हमने गैर रवायती फैसला किया था। पाकिस्तान में गैर रवायती फैसले होते नहीं है सियासत के अंदर। जिस तरह हमने अपने 20 MPs को निकाल दिया था जब उन्होंने पैसे पकड़े थे पीपल्स पार्टी से और सेनेटर बनवा लिए थे अपने, जिस तरह हमने बाकी अपने फैसले नेशनल असेंबली के अंदर इस तरह इस्तीफे दिए थे, आज से पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे नहीं आए नेशनल असेंबली से। तो हम तो हमेशा गैर रवायती, और इमरान खान करता ही, और इमरान खान का आज ये जो मुकाम है इमरान खान चेयरमैन इमरान खान साहब का, वो है ही इसीलिए। अच्छा, कल को अगर टेक्निकली नॉकआउट हो जाते हैं सपोजिटली इमरान खान साहब, अगर भाई सिनेरियो पुट करता हूँ, आपने क्या किया? आपने तौहीन अदालत लगा के देख ली, आपने तौहीन मजहब लगा के देख ली, आपने तौहीन IMF लगा के देख ली, आपने गोलियां मार के देख ली। अब इसके अलावा भी कोई चीज़ है वो भी करके देख लें। पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया आपके सारे होचे हथकंडों को। आपके पास आप कोई और ट्रैप करना, एक बेवकूफ़ और अक्लमंद इंसान में फ़र्क क्या होता है मुबशिर? बेवकूफ़ आदमी बार बार एक ही काम एक ही तरीके से करता है और उसका नतीजा डिफरेंट चाहता है। अक्लमंद आदमी देखता है कि मेरा ये वाली जो स्ट्रेटजी ये फेल होगी, मैं उसे तरह डिफरेंट तरीके से करूं कि मैंने रिजल्ट कुछ और चाहिए। तो बेवकूफ़ी है। और अल्लाह कहता है, खुद कहता है, जब मैं नीचे आके तो अल्लाह मतलब किसी को डंडा नहीं मारता ना, अल्लाह तो बंदे की माती मार देता है। तो मात वजी हुई है इनकी और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम इस तरह की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक कॉलर है मेरे साथ, जनाब एहतशाम बंगिश साहब इस्लामाबाद से। जी बंगिश साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त लग रहा है वो है मईशत। हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो तो इसके अलावा आप किस सियासी जोड़ तोड़ की बात करते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदान इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे कि बात करना किस चीज पे और जरूरी क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो पार्टियां तो हमेशा से इन्हीं लड़ाइयों में है इक़्तिदार की। मुझे लग रहा है कि एक आम शहरी की हैसियत से मेरा कंसर्न ये है कि मुझे मईशत में स्टेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये मेरी डिमांड है, इसका क्या किया जाए? मतलब इस पे तो गौर ही नहीं है। और सबसे ज्यादा गौर इस चीज पे कि जी ये फलाना ये मिनिस्टर ये करेगा, फलाना वो करेगा। आप एड्रेस तो करें मसाइल को। मेरे ख्याल में सियासी जोड़ तोड़ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट द थिंग इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारा कंसर्न है। प्लीज इस पे थोड़ी सी गहराई। बिल्कुल जी, मैंने इसी से शो भी इसी से शुरू किया था बंगिश साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और इसी बात से शो शुरू किया था कि इकॉनमी, और मैंने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को भी कोट किया था कि इकॉनमी फर्स्ट इश्यूज लेटर। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जनाब इकॉनमी को सीधा कर लें, यही सबसे बड़ा इशू है। ही सेड शी सेड, और ये स्टेटमेंट जर्नलिज्म से किनारा कशी की जाए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए सब सियासतदानों को मिल के बैठना पड़ेगा और कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। शेख वकास अकरम साहब, कॉलर की बात का कोई जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं तो जो कह चुका था मैंने कॉलर को कह दिया, बंगिश साहब को। I agree with them. Obviously, as a Pakistani, everybody is concerned कि पाकिस्तान की मीशत का क्या होगा, और हर पाकिस्तानी को कंसर्न होना भी चाहिए। जोड़ तोड़ इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है। कह रहे हैं एनीबडी हु वांट्स टू, हर पार्टी और एनी पार्टी जो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहती है या पाकिस्तान की मईशत को क्राइसिस से निकालना चाहती है, वो हुकूमत में आके निकाल। वो ना पोजीशन के, ना मेरे, ना राणा साहब आपके बयानों से मईशत ने कोई नहीं निकलना बात। जो आदमी हुकूमत बैठा होगा वो उसको निकालेगा। अच्छा, अब वो जोड़ तोड़ जरूरी है हुकूमत में पहुंचने के लिए, तो उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो मैं भाई के पहले नुक्ते से नहीं इतफाक करता कि जोड़ तोड़ अहम नहीं है। वो अहम है क्योंकि वो उस नुक्ते पे पहुंचने के लिए अहम है जहां पहुंच के कोई ठीक आदमी जो है पाकिस्तान को ठीक कर सकता है। हाँ, अब इसका इशू ये है आगे कि बार बार हम सुन रहे हैं, डिफॉल्ट्स की बातें सुनते हैं, दिवालिया की बातें सुनते हैं। ये कोई दिवालिया, वो कहते हैं कि कोई कबल मसीह भी 340 साल कबल मसीह यूनान हो गया था दिवालिया। अभी पिछले 100 सालों के अंदर कितने मुल्क दिवालिया हुए हैं। वेनेजुएला दिवालिया हुआ, अमेरिका 3 दफा दिवालिया हो गया पिछली 5-6 दहाइयों के दरमियान। लोग डिफॉल्ट में गए, डिफॉल्ट में से बाहर निकले। अब आपको बार बार डिफॉल्ट बताया जाता है, मुआशी हालात बताए जाते हैं,
डिफॉल्ट अगर हो गया तो क्या होगा वो नहीं बताया जाता, और फिर उसमें से निकलने की कोई मिसाल है? हाँ, श्रीलंका हम बता रहे हैं कि वो डिफॉल्ट में चला गया, हम लेबनान को डिस्कस करते हैं कि वो डिफॉल्ट में चला गया, हम वेनेजुएला को, बट एक मिसाल हमारे पास है, अगर आप मुझे इजाजत दें, वो है फिलीपाइंस। एक ऐसा मुल्क है जो माजी करीब में डिफॉल्ट में गया, वहां इलेक्शन हुए, वहां एक आदमी वजीर आजम बन गया पब्लिक सपोर्ट से, ठीक, और वजीर के साथ ही उसने अपोजिशन वालों को बुला के कहा गया तो मेरे नाल बह जाओ, मैं बन तो गया हूं इस डिफॉल्ट वाले मुल्क में वजीर आजम, इतने ना रोटी है खान नू ते ना करन नू कुछ है। इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर इसका हल निकालते हैं। ठीक, वहां बिल किया, राणा साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जी जी, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन बैठ गए, उन्होंने एक काउंसिल तश्कील दी, उसका पार्लियामेंट बिल पास किया, जो काउंसिल अबव थी किसी भी वजीर आजम या किसी भी अपोजिशन लीडर या किसी भी गवर्नर या किसी भी ओहदेदार से टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमी के हवाले से उनके फैसले को कोई अदालत तक चैलेंज नहीं कर सकती। एक साथ बिच वो डिफॉल्ट जुबार आ गए, एक साथ औखे फैसले। ठीक, तो ये इस मुल्क में भी तमाम सियासतदानों को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि यार इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन तो फौरी होने चाहिए ने, मैं तो कहता हूं फौरी होने चाहिए, इलेक्शन भी लड़ो, मगर मुल्क नू मसले चू कढ़ने वास्ते रल के बह जाओ, इसके बगैर हल। मैं भी यही कह रहे हैं जनाब कि रल के बहना पेगा, लेकिन इसमें एक पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव एंगल भी है शेख साहब, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड द पॉजिटिविटी इज के पीडीएम हो या पीटीआई हो, एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग। और मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ भाई बैकडोर, पहले तो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, और अब तो खैर सामने जाके इसहाक डार साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी सामने आके, मीडिया के सामने आके गुफ्तो शनीद शुरू कर दी है, और उसमें से डेवलपमेंट्स भी हो रही है। जैसे कि अभी अली वान साहब ने कहा कि जनाब वो कह रहे हैं इसहाक डार साहब कि जनाब असेंबली केयर टेकर सेटअप की तरफ चलते हैं, लेकिन केयर टेकर सेटअप जो है वो 90 दिन का नहीं, 90 दिन से ज़्यादा का हो। अब ये बकौल अली साहब के, अली वान साहब के, ये इसहाक डार साहब ने कहा है। अब इसमें क्या फैसला की होना है जी? देखिए, बड़ी मेरा जो सवाल था, देखिए मसला हमारा अंडरस्टैंड करना, पाकिस्तान का मसला एक आम दुनिया की डेमोक्रेसीज के वाला मसाइल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर या पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकल जाएं, आइन के अंदर हर एक की लिमिट्स डिफाइंड है, पर पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूशन ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, और अब हर कोई पाकिस्तान के अंदर स्टेक रखता है। और अगर ये फैसला आप समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के ही डिसाइड कर लेंगी, तो मैं वकास भाई की बात से एग्री नहीं करता हूँ। जब तक सारे स्टेक होल्डर नहीं बैठेंगे, हर एक की जो लिमिट्स डिफाइंड हैं आइन के तहत, उनको उस लिमिट्स में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाए। पॉलिटिकल पार्टीज बैठी थी, COD उन्होंने साइन किया, तो क्या पाकिस्तान ठीक हो गया था? पॉलिटिकल हम तो उस वक्त स्टेक होल्डर नहीं थे, हमने तो 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा था। आप किसको साथ बिठाना चाह रहे हैं? तमाम इदारे देखें, आपको भी पता है, मैं भी जिसकी बात कर रहा हूँ, आप मुझे आजम स्वाति ना बनाना। नहीं, आजम स्वाति आपको नहीं बना रहा मैं। तो बेचारे जो उसके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आप मुझे बताएं। वो पाकिस्तान का कौन सा आइन ये कहता है? पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका हुआ है कि एक ही तरह की केस के अंदर आप डिफरेंट FIRs नहीं काट सकते। तो आप उन तक अभी तक कोई 50 FIRs कट चुकी हैं, पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर कट चुकी हैं। हमारी गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब को गोलियां लगती हैं, 14 लोगों को गोलियां लगती है, एक बंदा शहीद हो जाता है, वो अपनी FIR नहीं कटा सकते। अरशद शरीफ को कीनिया जाके उसकी आज जो उनकी रिपोर्ट आई है, जो इस गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, वो ये कह रही है टारगेटेड किलिंग हुई है उसके अंदर, और ट्रांस कंट्रीज के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मुझे बताएं, इधर मैं और वकास को आप फंसा देते हैं कि हाँ जी बड़ी अच्छी बातें करें। यू वांट के आपकी जो जितने पॉलिटिशियंस हैं व्हेन दे सिट टुगेदर, सिस्टम देखिए, सिस्टम आप ये चाहते हैं कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो बैठे, आप बैठने के लिए पॉलिटिशियंस की बात से फर्क नहीं पड़ता। गल ते करन दिया करो, गल ही नहीं करन देते, ये तो साडा मसला है ना सारा। अगर मैं गल नहीं करांगा तद भी तुसी मैनू रगड़ोगे, करांगा तद भी रगड़ोगे। एनीवेज, मैं पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहते ये हैं कि आप सारे बैठे, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि पिंडी से भी लोग बैठे, मिसाल दी, पिंडी से भी लोग बैठे, इजी कर देता हूँ। एक मुल्क की मिसाल दी, मैग्ना कार्टा क्या है? आपने उनकी कोल्ड वॉर्स देखी?
आपने देखा वो स्विस लड़े फ्रांस के खिलाफ, फ्रेंच लड़े, इंग्लिश एम्पायर के खिलाफ, रोमन्स लड़े थे ना, तबाह हो गए। उन्होंने एक फैसला किया कि तमाम लॉर्ड्स बैठेंगे, एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और कहेंगे हम इस डॉक्यूमेंट के सारे के सारे नीचे, इसको अगर कोई वायलेट करेगा तो उसको हम मिल के सजा देंगे। आपने और उधर से उनकी डेमोक्रेसी आगे की तरफ चलती है। अब ये नहीं हो सकता कि मुबशिर भाई कोई बात करें उनका शो बंद हो जाए, पैमरा के मैंने नहीं किया। बेसिकली व्हाट यू वांट इज कि सब सियासतदान बैठे, लेकिन उसके अंदर आपको गारंटर्स चाहिए जो गारंटी दे। वो भी आके बैठे, ओ भाई वो भी आके बैठे ना, यही तो मैं भी कह रहा हूं, वो भी आके बैठे ना, अपनी गल तो उत्थे ही होगी ना, नाले तुसी उन्होंने कहंदे हो कि सियासत ना आण, फिर सियासत। अच्छा चले इसी बात पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि 21 फरवरी 21 से हम सियासत में नहीं थे, यही कह रहे थे ना। तो परवेज इलाही और मोहन्नस कह रहे हैं कि अप्रैल में उन्होंने हमें कहा कि आप इमरान खान के साथ चले जाओ। चले जाने तो गलत नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, चौधरी शुजात को क्यों कह रहे थे कि दूसरी तरफ चले जाओ? ये बात ना करें ना, मजाक है ना, ये तो मजाक है। ये जब अयूब खान साहब भी कहते थे, अयूब खान ने कितने चले गए, बात यही है ना, जो फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ है, वो आप उधर पीछे चले गए। मैं एक मिनट शेख साहब आ रहा हूँ, एक कॉलर की कॉल तो ले लूँ मैं। अकबर खान साहब है मर्दान से, बड़ी देर से होल्ड करके बैठे। जी अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो हमारी वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान में, इसमें हम देखते हैं कि रोज रोज ये खरीद फरोख्त होती है, हुकूमतें गिरती है, बड़ी मुसीबत बनती है, कौम को नुकसान होता है। क्या आप क्या ख्याल में रिपब्लिकन सिस्टम यानी कि सदारती निज़ाम, इसकी जगह बेहतर नहीं है कि इस मुसीबत से जान छूटे और ये हार्स ट्रेडिंग और डंकी ट्रेडिंग और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए और कुछ स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में? जब स्टेबिलिटी ना हो तो काम नहीं चलता। गॉट योर पॉइंट अकबर साहब। इस पे इसका जवाब ले लेते हैं। मैं जवाब अली साहब तुसी दे देना कि ही इज आस्किंग फॉर अली अकबर खान साहब मर्दान से कह रहे हैं कि जनाब अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए तो इसमें कोई हर्ज है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? हमारा मसला क्या दरअसल हम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे आज भी जो सारे लॉज हैं वो सारे कॉलोनियल लॉज हैं। हम उसमें से 5% आज तक लॉज चेंज कर चुके हुए हैं। ये लॉज बने इसलिए थे कि पाकिस्तान को महकूम बना के रखना है, और वो आज भी हम फॉलो करते हैं। सर सिस्टम देखें, एक निज़ाम होता है वो इवॉल्व होता है। हमारी पंचायत सिस्टम है, हमारा जरगा सिस्टम है, हमारे बहुत सारे मसाइल ग्राउंड लेवल के ऊपर हल हो जाते थे। जब आप कोई भी सिस्टम को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्टेड सिस्टम है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ये निज़ाम इवॉल्व नहीं हुआ है। हर निज़ाम जो इवॉल्व होता है वो उसकी माश, उसके कल्चर, उसकी फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर सिस्टम के अंदर फ्लॉज भी होते हैं, हर सिस्टम के अंदर। बट यू प्रेफर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मैं ये समझता हूँ इस जो निज़ाम बार बार आप पाकिस्तान के अंदर चेंजेस नहीं ला सकते, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। एक निज़ाम चल रहा है उसको बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान के अपने कल्चर है, जो अपना एक रवायती निज़ाम है, उसके अंदर उसको डाल के। मैं इस पे बहस करना चाहूंगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरे जो इस वक्त आप चला रहे हैं। देख लिया अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पाकिस्तान में आधा टाइम तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही रहा है ना, चाहे वो डिक्टेटरशिप की सूरत में हो या दूसरी सूरत में हो। तो क्या उसके क्या फवायद आए? पाकिस्तान कोई आगे गया? ये बता दें आप। अयूब खान के दौर में काफी तरक्की हुई। तरक्की सर क्या पाकिस्तान आज ही। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, इस पे बहस कर लेंगे। जी वेलकम बैक जी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर हमने बात कर ली जनाब। आगे चलते हैं, मुख्तसर सा वक्त रह गया। मुझे जल्दी से बता दें अली वान साहब कि असेंबलीज आपने कहा जी कि 20 तारीख को अपने तोड़ देनी है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, तोड़नी है, KPK की भी और पंजाब की भी। ओके फाइन। आप कह रहे हैं जनाब कि यहाँ पे जो निगोसिएशन चल रहे हैं विद अलवी साहब एंड डार साहब, उसमें डार साहब ने कहा है जनाब के जाते हैं उसमें केयर टेकर सेटअप की तरफ और 90 दिन के बजाय उसको स्ट्रेच कर देते। ये आपने कहा, मेरी ठीक है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से सारी चीज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है डार साहब को, और अलवी साहब को इमरान खान साहब से इजाज़त लेनी पड़ती है, या हाउ इज़ इट वर्किंग? सर मुझे उनका तो नहीं पता। अगर अलवी साहब कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो बगैर किसी मशावरे के तो नहीं हो सकता। सिंपल है। खान साहब जब तक उसकी फाइनल अप्रूवल नहीं देंगे वो फैसला इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकता। वो एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अच्छा एक्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी किया था, उस पर तो खैर हमारी जो PDM में बड़ा चीखी थी कि उनका क्या काम है, पर उन्हीं के पास दोबारा गए हैं तो उनका शायद अब एहसास हो गया, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो पर इन द एंड
मैं आपको ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान का जो फ्यूचर रोड मैप है वो नेक्स्ट इलेक्शंस के साथ आप, वरना एक तरीका ये होता है, आप मुझे कहते हैं कि हमें 7-8 महीने दो, हम कहते हैं ओके फाइन, आप बताएं आपके पास आपका जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो क्या है, आप बताएं कि पाकिस्तान जो आप वादे करके आए थे अगले 8 महीने में वो कैसे पूरे करेंगे। अभी तो आप देखें ना जितनी चीजें हुई, मिफ्ता डार साहब को क्रिटिसाइज कर रहा है, डार मिफ्ता को क्रिटिसाइज, पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है, 2 फाइनेंस मिनिस्टर एक दूसरे को कह रहे हैं, कहता वो तबाही फेर गया, वो कहता वो तबाही फेर गया। तो पाकिस्तानी को क्या कसूर है? अगर आप समझते हैं पाकिस्तान के इतने बुरे हालात थे तो आपने रिजीम चेंज की क्यों थी? आप कहते हो अब साल रह गया था, साल सवा साल इलेक्शन ईयर के अंदर हम आए हुए थे, आप कहते थे भाई चलें और बदनाम होंगे और लोग इनसे मुतनफिर होंगे, लेकिन जब आप स्टेक रख के सियासत करते हैं तो फिर आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब वो खमियाजा भुगत रहे हैं, पाकिस्तान उनसे नहीं चल रहा है। पाकिस्तान, आज एक सर्वे में पढ़ रहा था 62% जो 15 से 24 साल के लोग हैं उनसे ऑफर किया गया कि आप पाकिस्तान के से रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। 62% लोगों ने कहा कि मुझे आज मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाऊं। ये कौन लोग हैं? जो आपकी यूथ है, जो क्रीम है, जो आने वाला पाकिस्तान है। वो 62% कहते हैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहते। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। महंगाई 45% पे, डॉलर आपको पता है जो रेड की हड्डी है, आपके पास फॉरेन रिजर्व कोई 6.5 अरब डॉलर पे आ गए, वो भी मांगे तांगे के हैं। आपके पास अगले 6 महीने की दरामदात के पैसे पे करने के लिए नहीं है। आपका जो डॉलर है वो ओपन मार्केट में 250 रुपए का नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान, देखें आपके पैसे इतने नहीं है कि पोर्ट में जो लहसुन और प्याज आया हुआ है उसके पैसे देके उसको क्लियर करा लिया जाए। और आपकी जो दूसरी तरफ डायरेक्शन नजर आती है कि अभी तक टोटल 71 डेज, इन 7 महीनों में शहबाज शरीफ बाहर रहे हैं पाकिस्तान से, बाबर भुट्टो इससे भी ज्यादा रहे हैं। पाकिस्तान, आप लोग देखते हैं ना, आप अपने ऊपर इलेक्शंस की तरफ जब जाएंगे तो इलेक्शंस का भी तो खर्चा होगा ना सर। वो कॉस्ट, मैं कह रहा हूं कि आप कॉस्ट, आप उसको एनालिसिस कर लें। आप उसको ये कहें कि आपके लिए 25 अरब रुपया पाकिस्तानी जो इलेक्शंस में जाएगा वो ज्यादा जरूरी है कि जो इनके 6 महीने में पाकिस्तान अरबों डॉलर नीचे जाएगा। शेख साहब, इलेक्शंस पे भी तो खर्चा होगा और अच्छा खासा खर्चा होगा। तो अगर अच्छा खासा खर्चा होगा तो वो खर्चा कहां से पूरा होगा? जैसे अली साहब कह रहे हैं, एक बात ऐड करें भाई, ये खर्चा तो आपने अगस्त में भी करना है ना। अच्छा, तो वो खर्चा आप मार्च में कर दें। करना तो अपने अगस्त में भी है ना, वन टाइम ही है। ओके, तो ये कहते कि अगस्त में खर्चा नहीं होगा, मार्च में खर्चा होगा। अच्छा, ओके, वेरी क्विकली जी शेख साहब। देखिए, आपने तो मेरे से खर्चे वाला सवाल ही किया। ठीक गल है, जिथों वो पूरे होंगे उथों ये भी खर्चा हो जाएगा। ये इशू कोई नहीं, खर्चा निकल आता है। मुल्क कोई नहीं चल रहा, हुकूमती है लले तो पूरे हो रहे हैं ना। 10 वजीर और नहीं आ गए। तारीख की बड़ी काबीना है, ये पूरे नहीं हो रहे। ये भी तो आ रहे हैं ना। सानू तो कह रहे हैं रोटी वास्ते पैसे नहीं, बरामदात वास्ते पैसे कोई नहीं, खाण वास्ते पैसे कोई नहीं, वजीरां तनख्वाह देने वास्ते, वजीरां गड्डियां देने वास्ते, उनके पेट्रोल के ऑफिसेज, उनके वो सब स्क्वाड्स, उनके पैसे हैं। पैसे इलेक्शन के आ जाएंगे। इलेक्शन हल है राना साहब। और इलेक्शन के, और एक चीज पहले थी मैं बताना चाह रहा था, आपने जिस वक्त मुल्क की तमाम पार्टियां इकट्ठी आपस में बैठ जाती हैं, मेरे भाई अली ने कहा कि स्टेक होल्डर्स, जब तमाम पार्टियां इकट्ठी पॉलिटिकल बैठ जाएगी, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मान लेंगी, छोटी या बड़ी, अपोजिशन में या गवर्नमेंट में, मुल्क को आगे बेहतर लेके चलने के लिए, तो जब इकट्ठे हो ये इस्टेब्लिशमेंट को फौज की हेल्प के लिए बुलाते हैं, तो वो दाखिलत नहीं होगी, वो सिविल स्टेट होगा। चलो ठीक है, चलो ये बड़ी अच्छी गल कर दी तुसी जानते जानते शेख साहब। मुल्क में कू होता है और अदालतें ये कह देती हैं कि आप उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हियर जी। मैं यहाँ पे मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और माजरत उन लोगों से जिनकी कॉल मैं नहीं ले सका। और जाते जाते यहाँ पे एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक पेज रिकॉर्ड जो है वो हैक हो चुका है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।